CH-19 फिर मिलेंगे। दक्ष ने ध्रुव सेन की साधना को नष्ट कर दिया था, जिससे उसे राहत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो। इसका मतलब ये था कि पुराने दक्ष की मृत्यु से पहले उसके अंदर जो पछतावा था, वो भी अब खत्म हो गया था, क्योंकि दक्ष ने उसकी मृत्यु का बदला ले लिया था। अब जबकि दक्ष स्टार्मी गार्ज में अभ्यास कर सकता था और कुछ और अनुभव प्राप्त कर सकता था, तो वो यहाँ से तुरंत जाने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि स्टार्मी गार्ज में आने का प्रत्येक व्यक्ति के मजबूत बनने के लिए लड़ने के एकमात्र उद्देश्य से यहाँ आता था। दूसरों को जाकर भड़काने की कोशिश ना करें, फिर भी उसे यकीन था कि दूसरे लोग उससे लड़ने जरूर आएंगे। जब दक्ष यही सब सोचते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे ठंडी और एक अलग आवाज सुनाई दी, ये तुम हो। जब दक्ष ने ये आवाज सुनी, तब वो चौंक गया और फिर वो उस आवाज की दिशा में देखने लगा। जब दक्ष ने उस आवाज की दिशा में देखा, तो वहां उसे एक सुंदर महिला दिखाई दी, जिसकी छायाचित्र मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। दक्ष को ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि उस लड़की ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक नकाब पहन रखा था। दक्ष चार पार्वती संप्रदाय में बहुत से लोगों को नहीं जानता था। वो यहाँ सिर्फ गौरव, सुजीत और सरोजा को ही जानता था। लेकिन दक्ष ने देखा कि उसके सामने वाली लड़की उनमें से कोई भी नहीं थी। इस समय दक्ष ने सोचा, क्या ये लड़की पुराने दक्ष की कोई परिचित हो सकती है? यह सोचते हुए दक्ष के चेहरे पर भ्रमित भाव दिखाई दे रहे थे। जब दक्ष ये सब सोच रहा था, तभी सामने खड़ी लड़की ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, पिछली बार जब हम मिले थे, तब तुम इतनी तेजी से भाग गए थे कि मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर पाई थी। क्या अब हम ये परीक्षण कर सकते हैं कि तुम भागने में कितने कुशल हो? अब हम खुले में हैं और भागने के लिए यहाँ कोई जगह भी नहीं है। तो मैं देखना ये चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे भागने के कौशल अच्छे हैं या नहीं। यह कहते हुए उस लड़की ने अपने हाथ में एक धनुष उठा लिया और उस पर एक तीर चढ़ा लिया। यह देखकर दक्ष को तुरंत पता चल गया कि ये लड़की कौन है। उसे अब सब कुछ याद आ गया था। दक्ष ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, ये तुम हो, हिमांशी। दक्ष को हिमांशी का चेहरा अच्छी तरीके से याद था, क्योंकि इस लड़की ने कुछ दिनों पहले दक्ष को लगभग मार ही डाला था। दूसरी तरफ हिमांशी इस बार दक्ष को भागने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि दक्ष अपनी शक्ति को छिपा रहा है। इसलिए उसने दक्ष को भागने का मौका नहीं दिया और तुरंत अपनी मार्शल आत्मा का इस्तेमाल किया। जैसे ही हिमांशी ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया, तब दूसरी तरफ दक्ष को इसका एहसास होने लगा। दक्ष को इस बात का एहसास हो रहा था कि हिमांशी की तीर मार्शल भावना उसे निशाना बना रही है और वो अपने लक्ष्य के रूप में उसे देख रही है। इस बात का एहसास होते ही दक्ष ने सोचा, लंबी दूरी की लड़ाई के लिए धनुष एक पसंदीदा हथियार है। हालांकि नज़दीकी युद्ध में धनुष की कोई क्षमता नहीं होती। अगर मैं उसके और मेरे बीच दूरी को कम कर दूं, तो उसके हथियार के लिए अपनी क्षमता दिखाना कठिन हो जाएगा। यह कहने के बाद दक्ष ने बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई और फिर वो अपनी तेज गति से हिमांशी की ओर दौड़ पड़ा। दक्ष को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखकर हिमांशी ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में करीबी मुकाबले में मेरा सामना करना चाहते हो? यह कहने के बाद हिमांशी की आंखें अचानक तेज हो गई और उसने तुरंत अपने धनुष की डोरी पर तीर रखा और उसे खींचकर एक ही क्षण में दक्ष की ओर चला दिया। तीर एक तेज आवाज के साथ अविश्वसनीय दबाव बनाते हुए दक्ष की दिशा में चला गया। यह देखकर दक्ष ने तुरंत अपनी पीठ से अपनी तलवार निकाल ली। स्वीश! इसके तुरंत बाद दक्ष ने अपने दूसरे हाथ से, जिसमें उसने तलवार नहीं पड़ी थी, उससे अपनी हैवी वेव स्पंज तकनीक से हिमांशी के चलाए हुए तीर पर हमला कर दिया। जैसे ही दक्ष ने अपने हैवी वेव 5 तकनीक से हवा में मुक्का मारा, तब हवा में तेज लहरें बनने लगी, जो सीधे हिमांशी द्वारा चलाए गए तीर से टकराने लगी। जल्दी ही हिमांशी का तीर हवा के तेज लहरों से टकराकर धीमा हो गया और अंत में दक्ष ने अपनी तलवार के एक ही झटके से हिमांशी के तीर के 2 टुकड़े कर दिए। यह सब करते हुए भी दक्ष की गति एक पल के लिए भी धीमी नहीं हुई और वो लगातार अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करते हुए हवा में लहरें उत्पन्न करते हुए हिमांशी की ओर बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ हिमांशी न सिर्फ एक सुंदर लड़की थी, बल्कि उसके पास एक शक्तिशाली युद्ध शक्ति भी थी। वो बाहरी शिष्यों में 8वें स्थान पर थी और वो दक्ष के कार्य को देखते हुए ये अंदाजा लगा सकती थी कि दक्ष उसके साथ अपनी दूरी कम करना चाहता है। ये समझते ही हिमांशी तीर चलाने के तुरंत बाद उछल कर दूर चली गई।
हिमांशी धनुष से लड़ने में उत्कृष्ट थी और उसने स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट चपलता तकनीकें भी सीखी थी। जब तक दक्ष ने पहले तीर को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में तोड़ा, तब तक उसका हाथ पहले से ही भारी मात्रा में ऊर्जा के साथ अपने धनुष की डोरी पर 3 तीर रख चुका था और फिर अगले ही पल हिमांशी ने तीनों तीरों को एक ही साथ दक्ष की दिशा में चला दिया। इसी समय दक्ष ने अचानक कहा, फिर मिलेंगे। यह कहते ही अचानक दक्ष ने अपनी दिशा बदल दी और फिर वो पेड़ों के एक छोटे से झुरमुट की ओर चला गया, जिससे हिमांशी के तीनों तीर भी अचानक से मुड़कर दक्ष की ओर उन पेड़ों के झुरमुट की ओर चले गए। इसके बाद दक्ष ने अपनी गति का उपयोग करते हुए उन सभी तीरों को चकमा दे दिया और पेड़ों के अंदर इधर उधर भागने लगा, जिससे जल्द ही हिमांशी के तीनों तीर एक एक पेड़ से टकराकर अवरोध हो गए और नीचे गिर गए। 62 CH20 तुषार। हिमांशी की बॉडी मूवमेंट तकनीक बहुत गहरी थी। हालांकि दक्ष की तकनीक हिमांशी से सिर्फ एक कदम ही बेहतर थी। हालांकि इससे पहले कि दक्ष हिमांशी तक पहुंच पाता, हिमांशी के पास कुछ तीर चलाने के लिए पर्याप्त समय था। उसने एक साथ 3 तीर चलाने का प्रयास किया था, जिससे दक्ष को अपने जीवन के लिए खतरा महसूस होने लगा। यही कारण है कि जैसे ही दक्ष ने हिमांशी को अपने धनुष के ऊपर तीर चढ़ाते हुए देखा, तब उसने तुरंत अपनी योजना बदल दी और वहां से भागने का फैसला किया। ये हिमांशी की लड़ाई की रणनीति में बदलाव लाने का एक सबसे अच्छा तरीका था, क्योंकि खुले क्षेत्र में उन दोनों के बीच बहुत दूरी थी, जिससे हिमांशी को अधिक लाभ होता। परंतु पेड़ों के इस झुरमुट में हिमांशी को दक्ष के ऊपर निशाना साधने में थोड़ी दिक्कत होती। इससे दक्ष को ज्यादा लाभ होता है। इस समय उन पेड़ों के झुरमुट में भागते हुए दक्ष ने सोचा, ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे योद्धा की ताकत को कम आंक रहा था, जो साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच गया है। इसके खिलाफ लड़ना और जितना इतना आसान नहीं है। दक्ष अब तक ये जान चुका था कि हिमांशी साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर थी, जो कि वास्तविक ऊर्जा के स्तर से बस एक कदम दूर थी। वो पहले से ही अपनी ऊर्जा का उपयोग करके अपने तीर की भावना और अपने धनुष को सामंजस्यपूर्ण ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम थी। इसलिए उसकी लंबी दूरी की शक्ति एक भयानक शक्ति थी। इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर के शिष्यों के साथ लड़ना और आसानी से जितना एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। लेकिन इससे दक्ष निराश नहीं हुआ। उसे यकीन था कि अगर वो हिमांशी को उन पेड़ों के झुरमुट तक ले गया, तब उसकी जीत पक्की है। दूसरी तरफ दक्ष को पेड़ों के झुरमुट की ओर ऐसे भागते हुए देखकर हिमांशी व्यंग्यपूर्वक हंसने लगी। हम्फ। इसके बाद हिमांशी ने धनुष की डोरी को खींचना शुरू कर दिया। हिमांशी जैसे जैसे धनुष की डोरी खींचती जा रही थी, वैसे वैसे एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न होता जा रहा था। हिमांशी के पूरे शरीर में एक दबंग और भयानक शक्ति फैलती जा रही थी। दूसरी तरफ हिमांशी को ऐसे देखकर दक्ष समझ गया कि हिमांशी अब तीर चलाने वाली है। दक्ष का शरीर पहले ही उसे खतरे की चेतावनी दे रहा था। दक्ष ने इस समय अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ रखा था। वो इस समय पेड़ों के झुरमुट के सिर्फ बाहरी क्षेत्र में था। अगर वो पेड़ों के झुरमुट के और गहराई में चला गया, तब वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता था। इसलिए उसने अपनी गति बढ़ाते हुए पेड़ों के झुरमुट के गहराई तक जाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ दक्ष को ऐसा करते हुए देखकर हिमांशी ने थोड़ा घबराए हुए स्वर में कहा, कहाँ भाग रहे हो, रुको। दूसरी तरफ जब दक्ष अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक उसका शरीर उसे खतरे की चेतावनी देने लगा। इस बात का एहसास होते ही दक्ष अचानक रुक गया और पीछे की चला गया। दक्ष के ऐसा करते ही वहां पर अचानक एक तलवार सामने आ गई और फिर बूम, जैसे ही वो तलवार धरती से टकराई, तो वहां पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया। अगर दक्ष सामने की ओर चलना जारी रखता और 1 सेकंड के लिए भी अगर वो पीछे रह जाता, तो इस तलवार से दक्ष का शरीर कट गया होता। यह देखकर अचानक दक्ष की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसने अपने सामने की ओर देखा। उसने पाया कि वहां पर एक आदमी जो सफेद वस्त्र पहने हुए था, वो अपने चेहरे पर एक कातिल मुस्कान के साथ दक्ष की ओर देख रहा था, जिसने अभी दक्ष के ऊपर तलवार से हमला किया था। इसके बाद उस आदमी ने हिमांशी की ओर देखते हुए कहा, हिमांशी, इस कीड़े ने तुम्हें कैसे ठेस पहुंचाई है, मुझे बताओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस कीड़े को मारने में तुम्हारी मदद करूं? बस तुम एक बार बोलो, इसे खत्म करना एक चींटी को मारने के बराबर है। इस समय वो आदमी दक्ष को तिरस्कार पूर्वक दृष्टि से देख रहा था और ऐसा लग रहा था
जैसे कि वो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता है। उसकी नज़र में दक्ष एक चींटी के बराबर था, जिसे वो बिना किसी अतिरिक्त शक्ति के मार सकता था। इधर हिमांशी को बस अपना सिर हिलाया था और फिर उसे दक्ष को मारने में कोई दिक्कत नहीं थी। भले ही संप्रदाय ने सीधे तौर पर साथी शिष्यों को मारने पर रोक लगा दी हो, फिर भी उसे दंडित करने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि वो एक शक्तिशाली और मजबूत योद्धा था और संप्रदाय में मजबूत योद्धाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जब दक्ष ने उस आदमी की बात सुनी, तब उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपनी तेज नजरों से उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर उस व्यक्ति के कपड़ों पर लगे बैज को देखकर दक्ष ने चौंकते हुए कहा, एक विशिष्ट शिष्य। यह कहने के बाद अचानक दक्ष का चेहरा बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि दक्ष को किसी बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा हो। यदि इस समय हिमांशी ने उस शिष्य को उसे मारने के लिए कह दिया, तो ऐसे में दक्ष के लिए उस शिष्य से बच पाना या लड़ पाना लगभग असंभव हो सकता था। इधर उस शिष्य की बात सुनकर हिमांशी ने कहा, तुषार, दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्ताक्षर करना बंद करो। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिमांशी दक्ष पर दया दिख रही थी या फिर उसने उसे माफ कर दिया था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुषार हिमांशी को पसंद करता था और उसे अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हिमांशी को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसे मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो तुषार से कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती थी। और अगर इस समय उसने दक्ष को मारने के लिए उसे कहा, तो ये उसके ऊपर तुषार का एक एहसान होगा। CH21, तुम्हारी प्रगति कैसी है? तुषार से ये कहने के बाद हिमांशी ने अपनी मार्शल आत्मा को वापस अपने शरीर में बुला लिया और अपने धनुष को अपनी पीठ पर रख लिया। इसके बाद हिमांशी ने दक्ष से कहा, इस बार अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझो। अगली बार सबसे अच्छी बात यह होगी कि तुम मुझे ना देखो, अन्यथा तुम आज की तरह भाग्यशाली नहीं रहोगे। उस समय मैं तुम्हें अवश्य ही मार डालूंगी। यह कहने के बाद हिमांशी मुड़ी और तुरंत वहां से चली गई। हिमांशी को दूर जाता हुआ देखकर तुषार ने कहा, हिमांशी, तुम हमेशा मुझसे बचती क्यों रहती हो? यह कहने के बाद तुषार भी अपना सिर हिलाते हुए वहां चला गया। उसने दक्ष की ओर देखा तक नहीं। यह देखकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ठीक इसी समय पर बूम, एक और विस्फोट की आवाज आई और जमीन पर एक बहुत बड़ा तलवार के वार का गड्ढा बन गया। इसके बाद अगले ही पर दक्ष को एक आवाज सुनाई दी, इस बार अपने आप को भाग्यशाली समझ गिरे। अगली बार जब मैं तुम्हें हिमांशी के आस पास भी देखूंगा, तब मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि तुषार की थी। इस समय दक्ष अभी भी उसी स्थान पर खड़ा हुआ था। वो एक कदम भी नहीं हिल रहा था। इस समय भले ही तुषार ने अपनी तलवार से उसके सामने जमीन पर वार किया था, जिससे एक विस्फोटक शक्ति उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी दक्ष किसी कारण से डर नहीं रहा था। इस समय दक्ष ने कहा, हिमांशी उस समय सोचती थी कि मैं गर्म पानी के झरने में उसे उकसाने के लिए वहां गया था, जिसके कारण वो मुझे मारना चाहती थी। लेकिन तुषार एक विशिष्ट शिष्य और शक्ति में बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसे कभी भी नहीं उकसाया और ना ही उसके और मेरे बीच कोई द्वेष है। लेकिन इसके बाद भी उसने बिना कुछ सोचे और बिना किसी कारण के मुझ मारने का प्रयास किया। तुषार, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। यह कहने के बाद दक्ष की आंखें तेज जानलेवा इरादे से चमकने लगी। दक्ष इस दुनिया में कुछ ही समय पहले आया था, लेकिन अपने अनुभव से उसने ये जान लिया था कि मजबूत होने का क्या मतलब है। सिर्फ मजबूत का ही सम्मान किया जाएगा। इसके बाद दक्ष ने अपने मुट्ठी जकड़ते हुए कहा, तुषार, जब मैं वास्तविक ऊर्जा के स्तर पर पहुंचूंगा, तब तुम मेरी आंखों में देखोगे। जब मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारी तलवार लेकर तुम्हारी ही तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद दक्ष ने जमीन पर तलवार से छोड़े गए गहरे निशान को देखा और फिर बिना कुछ कहे वो मुड़कर वहां से चला गया। दक्ष को विश्वास था कि एक दिन उसकी कड़ी मेहनत और जन्मजात प्रतिभा उसे बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाएगी और उसे विश्वास था कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद दक्ष ने स्टार्मी गार्ज में और ज्यादा देर तक रुकने का विचार नहीं किया। इसके बजाय उसने स्टार्मी गार्ज को छोड़ने का फैसला किया और एक बार फिर चट्टान के ऊपर जाकर घाटी की ओर देखने लगा। नीचे घाटी में देखने पर दक्ष ये देख सकता था कि जहां तक भी उसकी नजर जा रही थी, वहां तक एक असीमित घाटी थी। उस घाटी के अंदर हजारों लोग थे। ये अंतहीन लड़ाइयां और अनुभव से भारी जगह थी। ये 4 पर्वतीय संप्रदाय की संस्कृति थी।
जिसमें सबसे मजबूत योद्धाओं का जन्म होता है। यहाँ लड़ने वाले योद्धा आपको मृत्यु के कगार तक घायल कर देंगे और फिर आपको अपने घायल शरीर के साथ संप्रदाय में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही विकास कर सकेंगे और कमजोर लोग उन ताकतवर लोगों के लिए सिर्फ अनुभव के साधन मात्र बनेंगे। इस समय दक्ष स्टार्मी गार्ज के बाहर घाटी के चारों ओर घूम रहा था। तभी अचानक उसने अपने कुछ दोस्तों को वहां पर देखा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि दक्ष ने वहां पर गौरव और सरोजा को देखा था। इसके बाद दक्ष वहां गौरव और सरोजा को फिर से देखकर खुश हो गया। जब सरोजा ने दक्ष को देखा, तब उसने चिल्लाते हुए कहा, दक्ष। सरोजा दक्ष से दोबारा मिलने के अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। सरोजा की आवाज सुनकर दक्ष मुस्कुराया और फिर इसके बाद वो गौरव और सरोजा के पास चला गया। उन दोनों के पास पहुंचकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए सरोजा की तारीफ करते हुए कहा, सरोजा, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था, तुम उस समय की तुलना में और भी अधिक सुंदर हो गई हो। सरोजा कुछ दिनों पहले की तुलना में वास्तव में अधिक सुंदर हो गई थी। दक्ष को पता था कि ये उन सौंदर्य गोलियों के कारण था जो उसने उस समय लिया था, लेकिन दक्ष ने ये कभी नहीं सोचा था कि इसका इतना अच्छा प्रभाव भी होगा। जब सरोजा ने दक्ष की बात सुनी, तो वो शर्मा गई और फिर वो शर्माते हुए दूर देखने लगी। इसके बाद उसने शर्मीली आवाज में कहा, धन्यवाद दक्ष, मेरी तारीफ करने के लिए। सरोजा को ऐसा शर्माते हुए देखकर गौरव ने हंसते हुए कहा, हा, दक्ष तुम्हें इतना खुले विचारों वाला नहीं होना चाहिए। सरोजा अभी भी बहुत शर्मीली है। तुम्हारी बातों से उसे बहुत शर्म आने लगती है। यह कहने के बाद गौरव दोबारा हंसने लगा और गौरव को ऐसे हंसता हुआ देखकर दक्ष के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। इसके बाद गौरव ने कहा, दक्ष, हम शुरू में तुम्हारे पास आने वाले थे और तुम्हारी तलाश करने वाले थे, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम तुमसे यहाँ मिलेंगे। यह सुनकर दक्ष ने कहा, मुझे ढूंढने आने वाले थे, पर क्यों? इस पर गौरव ने कहा, दक्ष, तुमने अब तक तो अपनी साधारण स्तर की उच्च श्रेणी की गोली खा ली होगी, है ना? तो क्या अब तुम साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गए हो? गौरव इस समय दक्ष की प्रगति के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि जब दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था, तब उसने एक हेल वुल्फ को मार डाला था। साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंचने के बाद दक्ष निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली होने वाला था। गौरव की ये बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हाल ही में मुझे एक सफलता मिली है और मैं साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं। और तुम लोगों के बारे में कैसे? तुम्हारी प्रगति कैसी है? 58 CH22 मैं दक्ष के साथ सुरक्षित रहूंगी। दक्ष की बात सुनकर गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हा, अगर मेरे जैसा मूर्ख साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच सकता है, तो जाहिर तौर पर तुम्हारे जैसे राक्षसी प्रतिभा का साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंचना भी एक आम बात होगी। इसके बाद गौरव ने आगे बोलना जारी रखा, दक्ष, मैं साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं। सरोजा को अभी अगले स्तर पर पहुंचने के लिए कुछ और समय चाहिए। इसके अलावा सुजीत भी अभी अपनी साधना से बाहर नहीं आए हैं। मेरे विचारों से उसे अभी किसी अड़चन का सामना करना पड़ा होगा। यह सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया। भले ही गौरव ने ये सब लापरवाही से कहा था, लेकिन उसकी साधना कुशलता सरोजा और सुजीत से कहीं अधिक थी। इसी कारण से गौरव साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंचने वाला उन तीनों में पहला व्यक्ति बन सका। इसके बाद दक्ष ने गौरव से दोबारा कहा, लेकिन गौरव, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम आखिरकार मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। इस पर गौरव ने कहा, दक्ष, मैं साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं, इसलिए मैं स्टार्मी गार्ज में जाकर अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूं। लेकिन मुझे डर है कि कुछ मजबूत और क्रूर योद्धाओं द्वारा मेरी हत्या हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अगर हमारा सामना किसी मजबूत और ताकतवर योद्धा से होता है, तभी तुम्हें इसमें शामिल होने की आवश्यकता है। मैं अपनी वर्तमान ताकत से मजबूत योद्धाओं के कम से कम 1 या 2 हमलों का सामना तो कर ही सकता हूं। इस समय दक्ष से मदद मांगते हुए गौरव मुस्कुरा रहा था। गौरव की बात सुनकर अब दक्ष को समझ में आ गया कि गौरव उसे क्यों ढूंढ रहा था। गौरव दक्ष को अपने साथ स्टार्मी गार्ज लेकर जाने के लिए ढूंढ रहा था। दक्ष को स्टार्मी गार्ज में गौरव की मदद सिर्फ तभी करनी थी जब वो खतरे में हो। दक्ष ऐसे मित्र के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना चाहता था।
इसलिए उसने सहमति में हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम कब जाना चाहते हो? जब गौरव ने देखा कि दक्ष ने बिल्कुल भी समय न लेते हुए उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इससे गौरव के मन में दक्ष के लिए प्रशंसा और भी बढ़ गई, क्योंकि अब दक्ष उसके लिए एक अच्छा मित्र था। और फिर गौरव ने तुरंत कहा, हम कल जा सकते हैं। वहां जाने से पहले मैं कुछ मास्क तैयार करना चाहता हूं। दक्ष न सिर्फ असामान्य रूप से मजबूत था, बल्कि उसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। वो किसी भी बात पर बहस नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ निष्पक्षता बनाए रखता था। दक्ष वही था जिसने ब्लैक क्वीन माउंटेन पर लगभग सभी क्रूर जानवरों को मार डाला था, किंतु अंत में उसने उन क्रूर जानवरों से एकत्र सभी सामानों को अपने दोस्तों के साथ समान रूप से विभाजित करने पर जोर दिया था, जिससे न सिर्फ गौरव बल्कि सरोजा और सुजीत के मन में भी दक्ष के लिए प्रशंसा बढ़ गई थी। इधर गौरव की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब भी तुम तैयार हो तो बस मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दरअसल जो लोग इस स्टार्मी गार्ज में प्रवेश करते थे, वो सामान्य तौर पर मास्क पहनना पसंद करते थे। दक्ष को इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। जो लोग स्टार्मी गार्ज में प्रवेश करते थे, वो मुख्यतः दूसरे योद्धाओं के साथ लड़ने के लिए आते थे। लड़ाई में हारना एक अपमानजनक स्थिति थी और जीतना किसी खूनी झगड़े का कारण बन सकता था। इसलिए मास्क पहनना इन सभी मुद्दों पर काबू पाने का एक तरीका था। इधर दक्ष की बात सुनकर गौरव ने मुस्कुराते हुए हाँ मैं अपना सिर हिलाया। इसी समय सरोजा ने मासूम और कोमल आवाज में कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहती हूँ। दक्ष हमेशा मेरे साथ रहेगा और वो मेरी रक्षा कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं दक्ष के साथ सुरक्षित रहूंगी। जब दक्ष ने सरोजा की ये बात सुनी, तब वो स्तब्ध रह गया। इस समय दक्ष और गौरव दोनों ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सरोजा की ओर देखा और उन दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या ये अभी भी पहले की तरह एक शर्मीली लड़की है? जब सरोजा को इस बात का एहसास हुआ कि दक्ष और गौरव उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, तब उसने कहा, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, स्टार्मी गार्ज में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह कहते हुए दक्ष ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। इस समय सरोजा की ओर देखते हुए दक्ष और गौरव ने सोचा कि एक बच्चे की तरह कोमल और मासूम चेहरे के साथ ऐसा अभिनय करते हुए भी सरोजा को इतना निडर देखना बहुत अजीब बात है। इस समय गौरव अपने द्वारा देखे गए सरोजा में हुए नए परिवर्तन से भ्रमित होकर उसे देख रहा था। सरोजा को ये कहते हुए सुनकर वो वास्तव में स्तब्ध रह गया था कि सरोजा चाहती थी कि दक्ष उसकी रक्षा करे। इस समय गौरव बस यही सोच रहा था कि सरोज इतनी सीधी कब से हो गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, हमें स्टार्मी गार्ज शांत रहना चाहिए और अनावश्यक परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। जिसे सुनकर गौरव और सरोजा दोनों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। दक्ष ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि स्टार्मी गार्ज की घाटी के नीचे में कई बेहद प्रतिभाशाली योद्धा थे और कुछ हद तक वहां उच्च शिष्यों का आना जाना भी लगा रहता था। सभी उच्च शिष्य अपेक्षाकृत स्वाभिमानी और अलग स्वभाव के थे। उच्च शिष्य सामान्य शिष्यों पर हमला करने से बचते थे। इसलिए दक्ष की मदद से गौरव और सरोजा को यकीन हो गया कि वो बहुत अधिक परेशानी में पड़े बिना स्टार्मी गार्ज की घाटी के नीचे जा सकते हैं। उच्च शिष्य संप्रदाय के किसी भी प्रभाव के बिना अन्य शिष्यों को मार सकते थे। उनमें अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति थी। इसलिए पहले गौरव और सरोजा को डर था कि वो वहां किसी अनावश्यक परेशानी में पड़कर उच्च शिष्यों के हाथों मारे जा सकते थे, किंतु अब दक्ष के सहमत होने पर उन दोनों की चिंताएं दूर हो गई। पहले दक्ष बहुत दुर्भाग्यशाली था, क्योंकि वो गलती से एक उच्च श्रेणी के शिष्य और एक आडंबरपूर्ण विशिष्ट शिष्य दोनों के सामने आ गया था। उस समय उसकी किस्मत सचमुच बहुत खराब थी। CH-23 स्टार्मी गार्ज। कुछ देर बात करने के बाद गौरव, सरोजा और दक्ष सभी अपनी अपनी जगह अलग अलग दिशा में चले गए। इसके बाद दक्ष सीधे अपने कमरे में चला गया और वहां अपनी साधना करने लगा, ये देखकर कि वो अब भी दूसरे लोगों से बहुत कमजोर है। दक्ष के अंदर एक चिंगारी जलने लगी और उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई। दक्ष की अंतरात्मा उसे चिल्लाते हुए कह रही थी कि उसे और भी अधिक मजबूत बनना है। अगली सुबह जब दक्ष अपनी साधना में लगा हुआ था, तब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई।
दरवाजे पर दस्तक सुनकर दक्ष समझ गया कि इस समय कौन आया है। इसके बाद दक्ष अपनी साधना से उठा और फिर वो दरवाज़ा खोलना चला गया। जब उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने गौरव खड़ा हुआ था। गौरव ने कहा, दक्ष, चलो आज हमें स्टार्मी गार्ज में जाना है। इस पर दक्ष ने कहा, ठीक है। यह कहने के बाद जल्द ही गौरव और दक्ष वहां से निकल गए और सीधे सरोजा से मिलने के लिए चले गए।